हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएस लोकर्स एकेडमी में। हिंदी का हम लोग जो सीरीज चला रहे थे उस सीरीज का आज हमारा चौथा दिन है, जिसमें हम लोग हिंदी टॉप 30 एमसीक्यूज में इम्पोर्टेंट और भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। तो आप सभी लोग इस वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। और अगर आप सभी लोग में से अगर कोई हमारे चैनल पर नए भी लोग वीडियो देख रहे हैं तो नए लोग भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बाकी का अगर आप सभी लोग अगर और वीडियोस नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में इस टॉप एमसीक्यू के सारे वीडियोस हैं, तो वहां से जाकर के आप पुराने वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं, जिसमें आज का हम लोग सबसे पहला प्रश्न देखेंगे। कहा जा रहा है कि राख से लिपा हुआ चौका, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है। राख से लिपा हुआ चौका, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है। तो याद रखना हमें ये किस शीर्षक कविता की है, तो यह उषा पाठ से संकलित है। अब हमने पहले वाले क्लास में भी बताया था कि अगर पूछे कि प्रकृति सौंदर्य से वर्णन कविता कौन सी है, प्रकृति सौंदर्य से वर्णन कविता कौन सी है, अगर ये पूछा जाए तो हमें बताना है कौन सा होगा, तो उषा होगा। और उसी पाठ में जिक्र किया गया है कि राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि राख से लिपा हुआ चौका, ये पंक्ति जो है किस शीर्षक पाठ की है, तो उषा पाठ की है। और इसका अगर कवि की बात करेंगे तो याद रखना है शमशेर बहादुर सिंह होंगे। शमशेर बहादुर सिंह जो है इस पाठ के कवि हो जाएंगे, ठीक ना। शमशेर बहादुर सिंह इस पाठ के कवि होंगे, ठीक, क्लियर। तो पहला नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। इसी तरह आगे देखेंगे अगले प्रश्न की ओर, जिसमें पूछा गया है कि रामचरितमानस किसकी रचना है। तो रामचरितमानस किसकी रचना होगी, तो वह हमारे तुलसीदास जी की रचना है, ठीक। अगला क्वेश्चन तीसरा नंबर है, जिसमें पूछा गया है कि जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक के बड़े भाई का क्या नाम है। तो बड़े भाई का क्या नाम है, तो ऑप्शन नंबर ए का रहा है सुखबीर, ऑप्शन नंबर बी का रहा है मनमीत, ऑप्शन नंबर सी का रहा है जगोधर, और ऑप्शन नंबर डी का रहा है कि कालीराम। तो हमारे जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक के बड़े भाई का क्या नाम है, तो बड़े भाई का नाम सुखबीर नाम है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है तीसरा नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आगे बात करेंगे चौथा नंबर प्रश्न का। इसमें पूछा गया कि भ का उच्चारण स्थान क्या होगा। तो अभी हम लोग कल की क्लास में ही आपको बताए थे कि अगर कभी भी उच्चारण स्थान से पूछे तो कंठ, तालु, ठीक, मूर्धा जिसको जो है तालु का ऊपरी भाग बोलते हैं, उसके बाद हमारा दंत और ओष्ठ, इसको याद रखिएगा आप लोग। तो इससे हम लोग जो है किस किस के उच्चारण स्थान को याद कर लेंगे, तो कंठ से कवर्ग का याद कर लेंगे, चौवर्ग का तालु से याद कर लेंगे, ठीक, मूर्धा से जो है टवर्ग का याद कर लेंगे, दंत से जो है तवर्ग का याद कर लेंगे, और ओष्ठ से जो है पवर्ग का हम लोग उच्चारण स्थान याद कर लेंगे। तो अगर यहाँ पे पूछा है कि भ का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो भ जो है किस वर्ग में है, तो पवर्ग में आता है। हम लोग पढ़े हैं प फ ब भ म, प फ ब भ म पढ़ते हैं, तो पवर्ग में भ आता है, और पवर्ग का उच्चारण हम बताएं क्या होता है, तो ओष्ठ होता है। तो यहाँ पे भ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, तो हमारा ओष्ठ हो जाएगा। तो चौथा नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक ना। इसके बाद आगे बढ़ेंगे अगला प्रश्न की ओर, जिसमें पूछा गया है कि लिंग शब्द का या लिंग शब्द किस भाषा का शब्द है। लिंग शब्द किस भाषा का शब्द है, तो यह हमारा संस्कृत भाषा का जो है एक शब्द है, ठीक, संस्कृत भाषा का यह हमारा शब्द है लिंग, क्लियर। इसके बाद छठा नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, जिसमें कहा गया है कि बताइए कि निज शब्द का विशेषण क्या होगा। निज शब्द का विशेषण क्या होगा, तो निज शब्द का विशेषण निजी होगा, ठीक ना। इसके बाद आठवां नंबर प्रश्न है हमारा, जिसमें पूछा गया कि रात को पहरा देने वाला के लिए में कौन सा पदबंध है। रात को पहरा देने वाला में कौन सा पदबंध है, तो रात को पहरा देने वाले में अगर पदबंध की बात करेंगे तो कौन सा पदबंध है, तो उसमें संज्ञा पदबंध है, ठीक ना। सातवां नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद आठवां नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, तो इसमें पूछा गया है कि अवगुण जो शब्द है इसमें कौन सा उपसर्ग है। अवगुण शब्द में कौन सा उपसर्ग है, इसमें अव उपसर्ग लगा। उपसर्ग मतलब बताए थे कि वैसा शब्दांश जो किसी शब्द के आगे लगकर के उसके अर्थ में परिवर्तन कर दे। तो यहाँ पे उपसर्ग का है, तो ये जो अवगुण शब्द लिखा गया है, तो इसमें उपसर्ग क्या होगा, पहले ही लगा रहेगा। तो पहले क्या लगा, अव लगा, फिर गुण, तो गुण का अपना अर्थ निकलेगा, अव का अपना, तो गुण जो अलग हो जाएगा अव अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे अव उपसर्ग का ही प्रयोग किया गया है। इसके बाद
हम लोग 9 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो इसमें कहा गया कि भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है। भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है कि अपराध के बदले, यहाँ पे क्या होगा, अपराध के बदले दी गई फांसी को। ठीक। दूसरा नंबर ऑप्शन कह रहा है कि देश सेवा के बदले दी गई फांसी को, या दुर्घटना में हुई मृत्यु को, या उपयुक्त सभी। मतलब भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को जो सुंदर माना है, तो कैसी मृत्यु को सुंदर माना है, तो उन्होंने देश सेवा के बदले जो दी गई फांसी है उसको जो है इन्होंने क्या किया है, सुंदर माना है। ठीक। तो ऑप्शन नंबर बी जो है 9 नंबर प्रश्न का वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक ना। इसके बाद 10वां नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे जिसमें पूछा गया है हमारा कि सिपाही की मां शीर्षक एकांकी का सबसे सशक्त पात्र कौन सा है। सिपाही की मां शीर्षक एकांकी का सबसे सशक्त पात्र कौन सा है, तो वो कौन होगी, तो बिस्नी होगी। और सिपाही की मां पाठ के लेखक कौन होंगे, तो ये याद रखना है, मोहन राकेश। मोहन राकेश जो है इस पाठ के लेखक हैं, तो ये याद रखना है, मोहन राकेश। और सिपाही की मां क्या है, तो ये एक एकांकी है। यहाँ लिखा भी है कि सिपाही की मां शीर्षक एकांकी का सबसे सशक्त पात्र कौन सा है, तो वो बिस्नी है। ठीक। इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग 11 नंबर प्रश्न की ओर जिसमें पूछा गया है कि बिस्नी और मुन्नी को किसकी प्रतीक्षा है। बिस्नी और मुन्नी को किसकी प्रतीक्षा है, तो मानक की चिट्ठी की आने की, कि मानक के मनी ऑर्डर की आने की, कि मानक के विवाह की, या मानक के आगमन की। तो मुन्नी और बिस्नी को किसकी प्रतीक्षा है, तो मानक के चिट्ठी की आने की इन्हें प्रतीक्षा रहती है। तो 11 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक ना। इसके बाद आगे देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन 12वां नंबर को जिसमें पूछा गया कि नामवर सिंह के गुरु का नाम क्या था। तो नामवर सिंह के गुरु का नाम क्या था, तो ये याद रखना है हम सभी लोगों को कि इनके गुरु का नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका ये सही हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर ए सही होगा 12 नंबर प्रश्न का। इसी तरह आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन 13वां नंबर जिसमें दिया है कि नामवर सिंह ने किस पत्रिका के संपादक रहे हैं। नामवर सिंह किस पत्रिका के संपादक रहे हैं, तो वो आलोचना पत्रिका जो त्रैमासिक पत्रिका थी, त्रैमासिक मतलब होता है कि 3 महीना पर निकलने वाली पत्रिका। तो आलोचना जो एक त्रैमासिक पत्रिका थी इसके संपादक के रूप में इन्होंने काम किया था। तो 13 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक ना। इसके बाद 14 नंबर प्रश्न की बात करेंगे जिसमें कहा गया कि जूठन किनकी आत्मकथा है। जूठन किनकी आत्मकथा है, तो जूठन जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की एक आत्मकथा है। ठीक। जूठन क्या है, तो ये एक आत्मकथा है और किसके द्वारा लिखा गया, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के द्वारा। ठीक ना। 15 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो जिसमें दिया है कि जूठन के हेडमास्टर का क्या नाम है। मतलब जूठन जो शीर्षक पाठ है उसमें जो हेडमास्टर आए हैं, जो कुरूर हेडमास्टर था, तो उसका नाम क्या है, तो उसका नाम क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कलीराम, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है काशीराम, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है सुखदेव सिंह, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है ब्रह्मदेव। तो जूठन के हेडमास्टर का नाम क्या है, तो उसका नाम कलीराम है। ठीक ना। उसका नाम क्या है, कलीराम है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का सही होगा आंसर। ठीक। इसके बाद 16 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो उसमें दिया है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन के पाठ के लेखक कौन है। हंसते हुए मेरा अकेलापन पाठ के लेखक कौन है, तो उसके लेखक कौन है, तो मल्लेश जी होंगे जिनका पूरा नाम क्या है, भरत जी श्रीवास्तव है। ये हम बताए भी थे आप लोग को पहले भी, भरत जी श्रीवास्तव। भरत जी श्रीवास्तव जो है इस मल्लेश जी का पूरा नाम है, भरत जी श्रीवास्तव। ठीक ना। इसके बाद आगे देखेंगे 17वां नंबर प्रश्न को जिसमें कहा गया है कि तिरिछ शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। तिरिछ शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है, तो कौन होंगे, तो उदय प्रकाश होंगे। ठीक ना। उदय प्रकाश जो है तिरिछ शीर्षक कहानी के कहानीकार है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का सही हो जाएगा। इसके बाद आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन 18वां नंबर को। इसमें पूछा गया कि जो तिरिछ है, तिरिछ है ये क्या है, तो ऑप्शन नंबर एक उपयोगी जंतु, एक विषहीन जंतु, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि विषैला और भयानक जंतु, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो तिरिछ क्या है, तो एक विषैला और भयानक जंतु जो है बताया गया है, या इसको लिजार्ड कहा जाता है, एक छिपकली के प्रकार का एक जंतु एक प्रजाति। तो एक विषैला और भयानक जंतु ये था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा 19 नंबर 19 का है, 18 नंबर प्रश्न का ये सही हो जाएगा। ठीक ना।
इसके बाद हम लोग 19वां नंबर प्रश्न को देखेंगे, जिसमें बताया गया कि तुलसीदास कैसे कवि थे। तो तुलसीदास कैसे कवि थे, तो एक समन्वयवादी कवि माने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का सही हो जाएगा। इसके बाद 20वां नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, तो इसमें कह रहा है कि भक्तमाल किसकी रचना है। तो भक्तमाल किसकी रचना है, तो कबीरदास का होगा नहीं। पहला बात, कबीरदास का हमारे पाठ्य पुस्तक में इनका कोई पाठ दिया नहीं है, केवल नाभादास के पाठ में जो है इनके जो है 6 पंक्ति वाले जो छंद था नाभादास का छप्पे जो लिखा गया, तो उसमें जिक्र किया गया कबीरदास का। तो इनका कोई अलग से पाठ नहीं है, तो ये भक्तमाल की रचना है नहीं। तुलसीदास है तो इनकी भी रचना ये है नहीं। सूरदास है तो सूरदास का भी रचना है नहीं। हाँ, नाभादास की जो है ये भक्तिमाल रचना है, ठीक ना। भक्तिमाल जो है नाभादास जी के द्वारा लिखा गया। और ये भी याद रखना है कि छप्पे 6 पंक्तियों वाला छंद होता है, ये किसकी रचना है, तो नाभादास जी की रचना है। भक्तमाल जो है इन्हीं की रचना है, इसी से ही हमारा ये पाठ छप्पे पाठ संकलित है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे 21वां नंबर प्रश्न की ओर, जिसमें पूछा गया है कि भूषण किस काल के कवि है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI है, इसको आप लोग याद रखिएगा कि भूषण जो है किस काल के कवि हैं। तो भूषण किस काल के कवि होंगे, तो ये रीति काल के कवि होंगे। ठीक, 21 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक ना। 21 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे 22वें नंबर प्रश्न की ओर, जिसमें पूछा गया कि सुंघनी साहू परिवार किन से संबंध था। सुंघनी साहू परिवार किन से संबंध था। तो सुंघनी साहू किसको कहा जाता था, कि जो मतलब कि नहीं होता है तंबाकू घर पे बनाया जाता था, ये खैनी, तो वो सूंघना मतलब कि उनको सुंघनी साहू के नाम से जानते थे। किसके दादाजी को, तो जयशंकर प्रसाद के दादाजी को, ठीक ना। वो सुंघनी साहू तंबाकू बनाते थे या खैनी, तो उनको मतलब कि बनाते थे, तो वो सूंघते भी थे, तो जिससे उनको सुंघनी साहू कहा जाता था। तो वो जयशंकर प्रसाद के दादाजी थे। तो ये सुंघनी साहू परिवार किनसे संबंधित था, तो जयशंकर प्रसाद से संबंधित था, ठीक ना। निराला से, महादेवी वर्मा और दिनकर जी इनसे संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है 22 नंबर प्रश्न का ये सही हो जाएगा। क्लियर। इसके बाद हम लोग 23वां नंबर प्रश्न की ओर देखेंगे, जिसमें बताया गया है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी कौन सी कहानी नहीं है। चंद्रधर शर्मा की लिखी कौन सी कहानी नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो कौन सी कहानी नहीं है, तो पहले तो ये देखेंगे कि कौन कौन सी कहानी है उसने कहा था। तो ये कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा लिखी गई है, ये पहले भी हम आप सबको बताए हैं, तो ये होगा नहीं। इसके बाद देखेंगे बुद्धू का कांटा, ठीक, बुद्धू का कांटा या बुद्ध का कांटा, तो ये भी हमारे जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा लिखी गई कहानी है, तो ये भी होगा नहीं। इसके बाद सुखमय जीवन जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की ही रचना है, ये भी होगा नहीं। लेकिन तिरिछ जो है ये जो है सही होगा इस प्रश्न का उत्तर, क्योंकि तिरिछ जो है किसके द्वारा लिखा गया है, तो उदय प्रकाश जी के द्वारा लिखा गया। अभी हम लोग फिलहाल पीछे वाले प्रश्न में ही इसकी चर्चा किए कि तिरिछ जो है किसकी रचना है, तो उदय प्रकाश जी की रचना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि पूछा गया है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई रचना या कहानी कौन सी नहीं है। तो कौन सी नहीं है, तो तिरिछ है। अगर कहता कौन सी है, तो यहाँ पे तिरिछ की जगह पे देता इनमें से सभी, तो हम लोग इनमें से सभी करते हैं। लेकिन कहा है कौन सी नहीं है, तो नहीं है, तो तिरिछ को हम लोग मार के आगे बढ़ जाएंगे, यानी तिरिछ ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, ठीक ना। तो इस प्रश्न के बारे में समझ में आ गया आप सभी लोगों को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 24वें नंबर प्रश्न की ओर, जिसमें दिया गया है कि कौन से रचनाकार बिहार से संबंधित नहीं है। बिहार से संबंधित नहीं है, ये पूछा जा रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन में लग रहा है हमें मिस्टेक हो गया है, क्योंकि जगदीश चंद्र माथुर जो उत्तर प्रदेश के हैं, जयप्रकाश नारायण उत्तर प्रदेश के, और शमशेर बहादुर सिंह जो है उत्तराखंड के हैं। तो यहाँ पे जो प्रश्न जो है वो थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है कि कौन से रचनाकार बिहार से संबंधित है होगा, ठीक ना। कौन से रचनाकार यहाँ पे हम लोग जो है बिहार से संबंधित कर दे रहे हैं, ठीक नहीं है। मैं मान लो तो कई सारे हो जाएंगे, क्योंकि बिहार में केवल रामधारी सिंह दिनकर है, ठीक ना। बाकी जगदीश चंद्र माथुर, जयप्रकाश नारायण और ये सब जो बिहार से नहीं है। तो अगर यहाँ ऑप्शन में देता कि कौन सा रचनाकार बिहार से संबंधित नहीं है, तो 3 को तो बिहार से संबंधित होते और एक जो है बिहार से संबंधित नहीं होते, तब तो हम लोग कहते कि बिहार संबंधित ये नहीं है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में ये दिया है कि 3 लोग जो बिहार से संबंधित नहीं है, एक बिहार से संबंधित है। तो यहाँ पे प्रश्न में नहीं हो सकता, ये थोड़ा सा बस केवल गलत हो गया है प्रश्न टाइपिंग में, इसको आप लोग समझिएगा। यहाँ हम लोग प्रश्न ऐसे बना देते हैं कि कौन से रचनाकार बिहार से संबंधित है। तो कौन से रचनाकार बिहार से संबंधित होंगे, तो रामधारी सिंह दिनकर होंगे, ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर जो बिहार से संबंधित हैं,
ठीक, इनका जन्म बेगूसराय में हुआ था, बिहार के बेगूसराय में। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा ये सही हो जाएगा। ठीक ना, 24 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, ये समझना है हमें। उसके बाद आगे बढ़ेंगे 25वां नंबर प्रश्न की ओर, जिसमें पूछा गया कि कड़वक में कौन सी बात पाई जाती है। कड़वक में कौन सी बात पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए है प्रेम की महिमा का, ऑप्शन नंबर बी है ईश्वर की महिमा का, ऑप्शन नंबर सी है मनुष्य की महिमा का, और ऑप्शन नंबर डी है दानव की महिमा का। तो यहाँ पे कड़वक जो पाठ है हमारा, सबसे पहले तो ये जानेंगे किसके द्वारा लिखा गया है। तो मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया, मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा यह लिखा गया है। ठीक ना, मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा यह लिखा गया है। ठीक, और इसमें किसकी बात पाई जाती है? तो प्रेम की महिमा का जो है यह बात पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का सही हो जाएगा। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर, जिसमें पूछा गया है कि 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ क्या है। 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है भाग जाना होता है। तो 26 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन की ओर, जिसमें पूछा गया कि जगदीश का संधि विच्छेद क्या होगा। जगदीश शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो जगदीश का संधि विच्छेद होगा जगत धन ईश। जगत धन ईश बराबर क्या होगा? जगदीश होगा। जगत धन ईश बराबर जगदीश होता है। तो यहाँ 27 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जगदीश का संधि विच्छेद जगत धन ईश होगा। इसके बाद आगे देखेंगे 28वां नंबर प्रश्न का कि रात का विलोम शब्द क्या होगा। तो रात का विलोम शब्द क्या होगा? दिन होगा। जैसे हम लोग बोलते हैं ना दिन और रात, तो दिन अगर देता कहता कि दिन का विलोम शब्द, तो यहाँ पे रात हो जाता। अब लेकिन पूछा है कि रात, तो रात का भी विलोम शब्द क्या हो जाएगा? दिन हो जाएगा। तो 28 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। इसके बाद आगे जो है 29वां नंबर प्रश्न का आ रहा है कि बताइए कि लोक का विशेषण क्या होगा। लोक का विशेषण बताना है हमें। तो लोक का विशेषण क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है लोकेश, दूसरा नंबर ऑप्शन कह रहा है लोकेंद्र, तीसरा नंबर ऑप्शन कह रहा है लौकिक, और चौथा नंबर ऑप्शन कह रहा है लोकपरक। तो लोक का विशेषण क्या होगा? तो लोक का विशेषण जो है लौकिक होता है। तो 29 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक ना, इसके बाद 30वां नंबर प्रश्न को देखेंगे, तो उसमें बताया गया कि पुरुष का विलोम शब्द क्या होगा। पुरुष का विलोम शब्द क्या होगा ये पूछा गया है। तो पुरुष का विलोम शब्द क्या होगा? तो पुरुष का विलोम शब्द हमारा जो है क्या होता है? स्त्री होता है। ठीक ना, पुरुष का विलोम शब्द क्या होगा? स्त्री होगा। तो 30 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, नर का नारी होगा, ये याद रखना है। पुरुष का स्त्री होता है, महिला नहीं होगा। ठीक, तो पुरुष का विलोम शब्द स्त्री होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो ये टोटल हमारा जो है आज चौथा दिन था हिंदी का टॉप 30 एमसीक्यूज का। तो इसमें मैंने आप सभी को टोटल 30 एमसीक्यूज कराया। आप सभी लोग आप कमेंट में बताइएगा कि आपने इन 30 एमसीक्यूज में से कितने प्रश्नों को सही से जवाब दिया, या कितने प्रश्नों को जो है आप सभी लोगों को पहले से जवाब पता था। आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा। और अगर आप सभी लोग में से हमारे चैनल पर जो लोग नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारे नए नए वीडियो का अपडेट जो है आप सभी लोगों तक पहले पहुंच सके। और अगर आप सभी लोगों को हमारे इन सभी प्रश्नों के पीडीएफ नोट चाहिए तो हमारे एसएस लोकर्स एकेडमी के टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। धन्यवाद।